नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ हरिशंकर कुमार। बिहार में पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएँगे। मतदान क पहला जो है पहले चरण का वो कल हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला जो पॉलिटिक्स के लिए एक नए तरीके का चीज़, हालाँकि आरोप तो बहुत दिनों से लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो हैं, वो फिर से वही हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं और हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हाइड्रोजन बम जो है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, वो कितना उसमें कितना दम, क्योंकि ये चुनाव से ऐन वक़्त पहले ये सच्चाई क्या है वो चुनाव आयोग का काम है, वो मीडिया और पत्रकारों का काम नहीं है और उस पर जाँच होगी, वो जाँच करेंगे, नहीं करेंगे, क्या सच्चाई है, ये कोई नहीं बता सकता, सिवा राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिन्होंने बनाया उनको लेकर। लेकिन सवाल तो है कि कल मतदान है और आज इस तरह की बातें आप हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं कि खुलासा हमने कर दिया, कुछ लोग सामने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या चुनाव से 1 दिन पहले, मतदान से 1 दिन पहले क्या ये चीज़ सामने लाना सही है, लोकतंत्र के लिए सही है? आप सीधे-सीधे चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग सब पर सवाल उठा रहे हैं। या हालाँकि इससे पहले भी राहुल गांधी इस पर अपना दावा कर चुके हैं, लेकिन उसका क्या हुआ वो सबको मालूम है, वो बताने की बात नहीं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ फिलहाल अ, अभी आशीष नीरज जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रभात सिन्हा जी आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और जी, नमस्कार। उज्ज्वल उज्ज्वल मिश्रा हमारे रिपोर्टर हैं और जो अभी ग्राउंड ज़ीरो पर हैं और विशाल तिवारी हमारे भारत एक्सप्रेस के कंसल्टिंग एडिटर हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आशीष जी से है। आशीष जी, चुनाव से 1 दिन पहले बहुत समय था। ऐसा तो नहीं है कि ये तथ्य उनके पास आज आ गए या अचानक से आ गए। ये तो पहले से उस पर वो काम कर रहे होंगे। लेकिन चुनाव से 1 दिन पहले ये सामने चीज़ें लेकर के आना, जबकि कल मतदान है, तो मतदान प्रक्रिया को आप क्या समझ रहे हैं और उसको मतलब प्रभावित करने की कोशिश नहीं है? नमस्कार हरिशंकर जी। देखिए, कांग्रेस अपनी राजनीतिक धरातल खो चुकी है तथा इनके नेताओं के द्वारा वोटरों को बरगलाने के लिए ऐसे तथ्यहीन आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। और खासकर मुझे तो ये लग रहा है कि आज जब चुनाव से ठीक पहले इन्होंने इस चीज की बात करके उन्होंने अपने संभावित हार जो होने वाली है उसको पहले ही स्वीकार कर दिया है, क्योंकि इनको एक फेस सेवर चाहिए। क्योंकि बार बार जो जो ये तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, तो इनका मोटिव जो है वो ये है कि वो कैसे अपना बाद में अपना फेस नहीं सामने ले जा पाएंगे। और काफी कंफ्यूज है, कभी कहते हैं कि लाखों वोटर जोड़ दिए गए, कभी कहते हैं लाखों वोटर डिलीट कर दिए गए। एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये आप इनके अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के हर बार इनके कभी जोड़ने की बात करते हैं कि गलत वोटर जोड़े गए हैं, कभी डिलीट करने की बात करते हैं। तो ये समय को देख के बस अपना हार छुपाने के लिए ऐसी बातें की जा रही है इनके द्वारा। और खासकर जो बार बार ये हाउस नंबर 0 की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग ने क्लियरली मेंशन कर दिया है इस चीज पे, काफी जोर देके चुनाव आयोग ने कहा है कि काफी सारे शहरों में गांवों में, कस्बों में पंचायत के द्वारा, यहाँ वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा मकान नंबर अलॉट नहीं किए गए। हम लोगों के यहाँ भी काफी जगह, बिहार से मैं भी आता हूँ, काफी जगह वहाँ किसी व्यक्ति के नाम से उनका एड्रेस जाना जाता है, वहां पे ये मकान नंबर अलॉट नहीं है, तो उन सब जगहों पे इसमें 0 दे दिया जाता है। तो तथ्यहीन चीजें डाल के, और खासकर वो उनके जो एजेंट है वो अपील में भी नहीं जा रहे हैं। अगर वो अपील में जाते तब फिर कोई बात होती, क्योंकि उनके वो जानते हैं कि उनकी अपील को ठुकरा दिया जाएगा, क्योंकि वो बेसलेस हैं। तो बस ये घुमा फिरा के अपनी हार को छिपाने की कोशिश है। जी प्रभात सिन्हा जी, पहले भी जी, आरोप लगाया, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम पहले भी चला चुके हैं, कितना असर है वो आपसे बेहतर आप बेहतर जानते हैं। जी, बिल्कुल लेकिन जैसे जी, एक जी, एक रास्ता एक रास्ता और भी है उनके पास कि वो कोर्ट जाएँ, वो सुप्रीम कोर्ट जाएँ, वो हाई कोर्ट जाएँ, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट नहीं जाएँगे, फिर जनता के बीच जाएँगे, फिर वही आरोप लगाएँगे, लोकतंत्र में। जी, बिल्कुल हरिशंकर जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो आगे चल के हाइड्रोजन बम लाएँगे
हालांकि ये जो समय है, अब कल बिहार में फर्स्ट फेज का इलेक्शन है और आज ऐसी बातें करना थोड़ा शोभा नहीं देता है उनके स्तर के नेता को। और जहां तक वो आरोप लगा रहे हैं निर्वाचन आयोग के ऊपर कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के साथ मिली हुई है, तो ये निर्वाचन आयोग आज की संस्था नहीं है और एक बृहद अनुभव है इनको, एक मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां पे इलेक्शन कराने का। और उसके लिए एक प्रोसेस है, जैसे मतदाता सूची का नियमित संशोधन किया जाता है और इस बार ही एसआईआर पे बहुत ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है, जो कि उचित नहीं है। वैसे ही किसी का भी नाम हटाना आसान नहीं है। हमारा वोटर लिस्ट जो है उस पे नाम हटाने की एक प्रक्रिया है और उसको फॉलो किया जाता है। उसी प्रकार मतदाता केंद्रों पर, जो मतदान केंद्र है वहां पे बूथ पर बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारा सर्वेलांस है, वहां पे फोर्स रहती है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा रहता है। उसके बावजूद भी अगर आरोप लगे, थोड़ा सा हास्यास्पद है। और बाकी ईवीएम पे भी हमेशा आरोप लगाते रहे राहुल गांधी, लेकिन इतना आसान नहीं है ईवीएम को मिसयूज करना। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि ये इनकी बिल्कुल राजनीति से प्रेरित ये उनके द्वारा कदम है, जिससे कि वो किसी तरह बिहार इलेक्शन में कांग्रेस का फेस, जैसा कि पहले भी आशीष जी बोले, तो वो कांग्रेस का जो फेस है उसको बचाने की उनकी एक कवायद है। मैं यही समझ रहा हूँ। जी उज्जवल, मैं तो आपके पास ही आ रहा था विशाल जी से पहले, और आप हमारी भूमिका में आए उससे पहले वो नेटवर्क पे चलता रहता है। पहले आप ग्राउंड पर हैं और आप ही बता दीजिए कि सर का कुछ असर दिखा है। आप तो बहुत डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में आप करीब पहुंच गए, तो सर का कुछ असर है या ऐसे ही हवा में तीर चल रहा है, सर कुछ है नहीं? देखिए हरिशंकर जी, राहुल गांधी कल बिहार में मतदान होना है, 121 सीटों पर मतदान है और उसके साथ ही आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाहिर सी बात है राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 61 सीटों पर यहाँ चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है महागठबंधन में। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो सभी लोग बोलेंगे ही। मैं बता दूं, प्रभात जी हैं, आशीष जी हैं, विशाल जी हैं, सब बताएंगे ही। मैं आपको बिहार का जो लब्बो लुआब है, इसे कांग्रेस की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसे जोड़कर बताता हूं। दरअसल ऐसा क्यों किया उन्होंने। आप देखो, बिहार में कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है महागठबंधन के साथ मिलकर। 61 सीटों में 9 सीटें फ्रेंडली फाइट वाली हैं, तो उनको तो मैं हटा ही देता हूं, क्योंकि फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ होता नहीं है। या तो फाइट होती है या फ्रेंड होते हैं, फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ मतलब नहीं समझ आता है। बची 52 सीटों में लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का जो सीधा मुकाबला है वो जेडीयू से कैंडिडेट से है या फिर बीजेपी के कैंडिडेट से है। अब उसमें अगर आप पूरा आंकड़ा निकालोगे, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले सीटें देख रहा था, पिछला समीकरण 2020 में क्या था या उससे पहले क्या था, आपको जानकर हैरानी होगी कि 23 ऐसी इसमें सीटें हैं जहां महागठबंधन कभी जीत दर्ज कराई ही नहीं है, जीती ही नहीं है। तो 23 सीटें, मतलब आधी लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी के पास वो हैं जो एनडीए का गढ़ है, जो बीजेपी का गढ़ है, जेडीयू का गढ़ है। अब उसके बाद बच्ची उनके पास आधी सीटें, उसमें भी आप इस बार देखोगे राहुल गांधी बिहार में कितनी रैलियां की, कितने उनके चुनावी यात्रा हुए हैं, और जितनी रैलियां उन्होंने की भी हैं उनमें आप दिलचस्प बात ये देखोगे कि मुद्दे स्थानीय नहीं उठाए। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर बक्सर की जनता को क्या मतलब है कि ट्रंप ने पाकिस्तान से बीच बचाव कर दिया? बक्सर की जनता को तो चाहिए कि वहां जाम खत्म हो जाए, उनके घर के लड़के बाहर जाकर ना कमाएं, घर में माता मम्मी पापा के साथ रहें। बक्सर की जनता को यह चाहिए कि वहां रोजगार का एक स्थायी साधन हो जाए। बक्सर की जनता को यह चाहिए कि अच्छा एक हॉस्पिटल मिल जाए हमें, और अच्छा एक, और बक्सर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर बीते कई पिछले सालों से है, और इस बार आईपीएस आनंद मिश्रा, आपने सुना, वो इस बार वहां से बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब आप देखो, जब मुद्दे राहुल गांधी, एक तो आपने रैलियां कम की,
पकड़ नहीं बना पाए। उसके बाद आपके मुद्दे किस लेवल के थे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने मेहनत की, तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों को विकास, तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों को युवाओं को लेकर के केंद्रित रखा। लेकिन जब आप एक अलायंस में होते हो तो सबके सहयोग की जरूरत होती है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन कांग्रेस पार्टी के पास चला गया है कि बिहार में डबल डोल स्थिति होने वाली है। और इसीलिए आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब चुनाव आयोग लिस्ट तैयार करती है तो लिस्ट हर राजनीतिक दल के पास भेजती है। आपको अगर पिछले अनुभवों से शंका थी, आपको स्टेप बैक कर लेना था। आप कानूनी रास्ता अपनाते और बिहार का चुनाव फिलहाल आपको नहीं लड़ना था। एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता कि देखो राहुल गांधी के पास तथ्य है, जरूर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसने गड़बड़ी की है और मैं कोर्ट, राहुल गांधी कहते हैं मैं कोर्ट जा रहा हूं और कोर्ट से जो भी मुझे कोर्ट आदेशित करेगी मैं उस पालन करूंगा, और आप बिहार के चुनाव से हट जाते। आपने ऐसा नहीं किया। मतलब आप जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि नहीं मैं चुनाव भी लड़ रहा हूं, मैं रैलियां भी नहीं करूंगा, मैं आपके बीच भी नहीं आऊंगा और मैं बाद में ये आरोप लगा दूंगा कि नहीं जो बीजेपी है, बीजेपी ने सबको हाईजैक कर लिया है और संवैधानिक संस्था हाईजैक हो गई है और उसके बाद ये रिजल्ट परिवर्तित कर देते हैं। ये मुद्दा जमीन में है। और हरिशंकर जी, मैं आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि कई ऐसी सीटों पर मैं गया हूं जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हतोत्साहित, मतलब उनमें उत्साह की तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अरे राहुल गांधी तो कम से कम प्रचार करेंगे, राहुल प्रचार नहीं करेंगे तो प्रियंका गांधी आएंगी, कोई बड़ा नेता उनकी तरफ से आएगा। कन्हैया कुमार को लेकर के इतनी लोगों में लोकप्रियता है, लेकिन बिहार में कितनी रैलियां आपने कन्हैया कुमार से कराई? नहीं कराई। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ का जो पूरा लब्बुलुआब तय किया कैसे क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रह गई है। और आपको नदी में तैरने वाला तो देखा ही होगा आपने वीडियो, जब राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ उतरे। अब राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ उतर तो गए, मुकेश सहनी की और बेइज्जती करा दी। मुकेश सहनी तैर नहीं पाए, लोगों के बीच मैसेज ये चला गया कि सन ऑफ मल्ला का बेटा जिसे कहा जाता है वो नदी में उतरता है और तैर तक नहीं पा रहा है। तो वो एक बड़ा जोक और बन गया। अब मैं आपको बताऊं, ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें तो नजर में आ जाती हैं, चीजें लोकल के लोगों तक पहुंचती है, ये बड़ा बन जाती है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ हूं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज चला गया है और वो मैसेज को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इसका क्या असर होगा, कितना होगा, ये तो आप देखोगे ही, 14 तारीख के नतीजे बताएंगे ही बिहार में। लेकिन अगर राहुल गांधी ने बिहार के नतीजों के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि देखो बिहार में भी ऐसा हुआ, तब तो फिर दिक्कत है भाई। आपको पहले करना चाहिए था, प्रॉब्लम है फिर तो आपके पास, ये कहना पड़ेगा। जी विशाल जी, राहुल गांधी कितना भी कोशिश कर रहे हैं, सीटें तो बढ़ ही नहीं पा रही उनकी। 19 पिछले बार मुझे ध्यान है कि 19 सीट वो जीत पाए थे और इस बार बहुत ज्यादा असर ग्राउंड पर, मैं तो गया भी था, ग्राउंड जीरो पर मैं जाके आ चुका हूँ, छठ में गया था, आप भी वही हैं फिलहाल। तो हमारे पैनलिस्ट में से भी इन लोगों ने भी ये किया होगा। तो मतलब झूठ फैलाना है क्या? जो योगेंद्र यादव कह रहे थे कि 5-7% जनता, जो स्विंग वाली जनता होती है, उनके बीच इस तरीके का मैसेज देने में वो कामयाब हो जाते हैं कई बार। तो इस तरह का मैसेज देकर के आप लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ा रहे, क्योंकि सीधा-सीधा है कि कल चुनाव है और आज आप चुनाव आयोग, मतदान, स्वाभाविक तौर पे जो मतदाता हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं, लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं? ऐसे में चुनाव जीतेंगे और जीत भी जाएँ तो फिर क्या? कर्नाटक आप जीते, कर्नाटक में आपने कहा वोट चोरी, तो बीजेपी ने अगर वोट चोरी की, तो वोट चोरी करके क्या वो जीत जाती, उससे अच्छा तो। इनके लिए वोट चोरी की क्या बीजेपी ने? कांग्रेस के लिए वोट चुराया। हरी जी, देखिए ऐसा है ना कि अगर आप देखिए जब चुनाव शुरू हुआ, मतलब जब चुनाव 2 महीना पहले जब चीजें शुरू विशाल जी हुई। थोड़ा तेज बोलिएगा, आपकी आवाज कम आ रही है। अब जा रही है आवाज? जी, जी। हाँ, अगर चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया जब से शुरू हुई तो आपको ध्यान होगा करीब 1-2 महीना पहले इन्होंने वोट अधिकार यात्रा जो है वो निकाली थी प्रियंका गांधी के साथ। उसमें जो मूल मकसद जो था, वो मूल मकसद था कि एक जो नेशनल नैरेटिव बनाने का प्रयास था वोट चोरी को लेकर, कथित वोट चोरी को लेकर। उनका अपना एक आरोप है, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से उसका जवाब भी दिया है।
तो आप देखेंगे कि अचानक से फिर वो मुद्दा गायब हो गया, धीरे 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 धीरे। अभी ये मुझे लगता है 1.5-2 महीने बाद फिर से इन्होंने उसको जागृत किया है। अब इसको बिंदु समझिए, पूरे चुनाव में राहुल गांधी गायब रहे, एक अचानक से फिर से दोबारा लौट कर आए, वो बेगूसराय में मछली पकड़ते हुए वो दिखे। अब बारी आती है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसको भी एक अलग हम पहलू। विशाल जी रोकना चाहूंगा, आप ही के जवाब से एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है कि मछली वाला जल में हो तो जल की रानी तो हम बचपन में पढ़े थे, लेकिन मछली जब जल के भीतर हो तो बड़ी चालाक होती हो, बाएं दाएं करके निकल जाती है। तो राहुल गांधी जाल के अलावे बाहर से भी कुछ पकड़ पाए क्या? अब देखिए चुनाव के इसमें परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक उन्होंने खाना पूर्ति, अगर हम ईमानदारी से कहें, अगर राहुल गांधी खुद भी ईमानदारी से खुद भी विचार करें और कांग्रेस जो लीडरशिप है, जो कुछ भी हुआ, टिकट बेचने तक की बात आरोप लगा प्रभारी के ऊपर। कांग्रेस की तो हालात ये रही कि जमालपुर सीट जो करीब उसने 60 सालों बाद जीती थी, 62 के बाद, उसको उन्होंने अपने सहयोगी दल को दे दिया। जो बरबीघा सीट उसने 113 वोटों से हारी थी, उस विधायक का आपने टिकट काट दिया। भाई एक मापदंड होता है ना, एक अगर महाराजगंज की बात करें, विजय शंकर दुबे बहुत पुराने व्यक्ति हैं, बड़े मंत्री भी रहे। तो अभी जैसे कि जो उज्जवल भी डाटा बता रहे थे, तो उस डाटा में है कि कांग्रेस को 52 सीटें मिली हैं, क्योंकि 9 सीटों पर वो फ्रेंडली फाइट में है। उस 52 में से भी जो एक डाटा मेरे पास है, उसमें 37 सीटें ऐसी हैं पिछले 30 सालों में महागठबंधन जो है वो एक ही बार, मतलब जो भी महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो एक बार उसको जीत पाई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 37 में से 25 आपको करीब 12-14 सीटें बची। तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस अगर इस बार 2.5 के अंक में भी अगर आ जाए तो ये उसके लिए, मतलब एक जिस हिसाब से पूरी कवायद रही है, जो चुनाव आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, तो उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो अगर हम इसको उस डॉट्स को कनेक्ट करें, और राहुल गांधी की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कोई नई बात नहीं है, अब है ना कि अगर टेक्निकलिटी में हम जाएं तो अगर कहीं पर किसी का भी वोट अगर कट रहा हो तो वो अपील करे। अगर हम इसको बहुत सिंपलीफाई, हम बहुत बड़े उसमें नहीं जाए, अगर किसी का वोटर लिस्ट में अगर वोट कट रहा हो, क्योंकि आज के डेट में हर जगह कांग्रेस का या महागठबंधन का जो भी पोलिंग एजेंट होगा उसको तो पूरी जानकारी होगी उस क्षेत्र के बारे में कि हाँ भाई ये इनका वोट है, इनका वोट नहीं है। अगर कुछ लोगों का अगर बहुत बल्क संख्या में वोट कहीं जोड़ा भी जा रहा है तो ये आप मान के चलिए कि जो पोलिंग एजेंट है उससे आप नहीं छुपा सकते हैं। तो एक ये पूरा जो प्रयास अगर हम देखें, ठीक है, अगर लोकतंत्र में अगर विपक्ष बोल रहा है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए, कुछ आरोप है तो आयोग को उस पर जवाब भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम एक सिरे से खारिज कर दे, लेकिन उससे बहुत तथ्यात्मक नहीं होता है। यही राहुल गांधी नहीं होता है कि अगर हम किसी क्योंकि भारत में क्या है ना कि आप अगर आईडी कार्ड को देखें तो कहीं मतलब किसी की भी, दुनिया के किसी व्यक्ति की फोटो, ओसामा बिन लादेन की भी आपको ध्यान होगा कि लोग यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड बना देते हैं, आधार कार्ड किसी का भी बन जाता है। तो कुछ त्रुटियां हैं और हम उस त्रुटियों को, उसको हम नहीं कहते फॉल्ट लाइन्स है, तो हम अगर उसको उठा के उसको जनरलाइज करें। दिक्कत राहुल गांधी के साथ क्या है कि वो है कि जो एक ईमानदारी से जो प्रयास होना चाहिए, जो अभी ही बिहार में कांग्रेस जिस स्थिति में है वहां से उसको निकालने के लिए जो प्रयास करना चाहिए था, आपने वो तो प्रयास किया नहीं। आप बिहार गए और एक जो नेशनल नैरेटिव बनाने का प्रयास आपका था कि भाई पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़, जो आपका नारा आपका लग रहा था, उसी नारे को उन्होंने बिहार में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से क्या रहा कि वहां से कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। आप देखें पिछले 1.5-2 महीने से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वोट का मामला कहीं उठा ही नहीं। अलग मुद्दों पे फिर से राहुल गांधी आए, उन्होंने अपनी जो भी बेगूसराय में और कुछ जगहों पर वो घूमे हैं, जबकि उनको कई बार यहाँ पर दिखना चाहिए था। लेकिन अगर आप फिर उसमें अगर आज की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है। सीधी सी बात है कि आप फलाने बूथ पे जो आपका पोलिंग एजेंट है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई चीजें गड़बड़ी हो रही है तो वहां पे वो सिंपली निकाल सकता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये जो मैंने कहा ना कि ये जो अभी कांग्रेस की जो स्थिति है बिहार में, उससे मुझे लगता है कि वो चीजों को हाइड करना चाहते हैं। जो भी है, चुनाव बाद जीते तो चिट, मतलब नहीं होता है कि अगर हारे तो भी हार गए तो हम
कहेंगे कि भाई वोट चोरी हो गया, जीत गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ये बार बार भूल जाती है कि 2014 में सबसे जो लोएस्ट उसको जो सीटें आई, वो दहाई संख्या में आई, वो उसकी अपनी ही सरकार थी। इसका संभवतः वो नहीं जवाब दे पाती है। जी आशीष जी, कांग्रेस पार्टी की भी बात अगर करें तो अल्लाह वरू तो बहुत मतलब धूम धड़ाका के साथ बिहार पहुंचे थे और ये मंच पे कभी खबर हम भी चलाते थे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चलता था कि अल्लाह वरू लालू से नहीं मिल रहे हैं, इस बार राजद से टक्कर लेना है, इस बार लालू से नहीं मिल रहे हैं, अल्लाह वरू ये कर देंगे, अल्लाह वरू ये कर देंगे। चुनाव अभी पहले चरण का कल होना है, इससे पहले कई हफ्तों से वो दिख नहीं रहे हैं बिहार। दूसरा कि पानी में कूद लगाने में कन्हैया तो दिख रहे हैं, लेकिन लालू के मंच पर, तेजस्वी के मंच पर जब राहुल गांधी होते हैं तो कन्हैया को जगह नहीं मिलती। तो ये महागठबंधन, नाम तो बड़ा अच्छा रखा है कि महागठबंधन, लेकिन महागठबंधन में तो गठबंधन नाम की चीज ही नहीं दिख रही है। देर से प्रचार, रैली देर से, तो फिर ऐसे में क्या वैसे ही चुनाव जीत जाएंगे, वो भी उस पार्टी के सामने जो आपके सामने फुल टाइमर पार्टी है। बीजेपी के लोग सालों भर चुनावी मोड में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हरिशंकर जी, मैं कल ही पटना से आया हूँ, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद में आया हूँ। मैंने ये चीज खुद भी महसूस किया है। और आप तो नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं पटना साहिब में था। वहां पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और आरजेडी के लोग कितने ऐसे मुझे मिले जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम भी ठीक से नहीं जानते हैं। तो ये जो सहयोग वगैरह ये सिर्फ एक पेपर पे ही मुझे लग रहा है। जैसा कि हमने देखा कि जब ये कितने देर से, मतलब मुझे लगता है कि चुनाव के नामांकन के 1-2 दिन पहले तक ये क्लियर नहीं था कि कौन सी पार्टी उन महागठबंधन में कितने सीटों पे लड़ रही है। ये इन लोगों के बीच जो सहयोग है या इन लोगों के बीच एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा अभाव है। तो ये सिर्फ एक प्लान के तहत ये लोग जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी राजनीतिक धरातल खो चुकी है। और आपने बहुत अच्छा कहा कि जो उनके 1-2 ऐसे लीडर हैं जिनमें कुछ अपने क्षेत्र में कुछ करने की क्षमता है, उनको जो राजद नेतृत्व है उनको हमेशा साइड करना चाहता है। इसीलिए राजद के किसी भी मंच पे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जगह नहीं दी जाती है कांग्रेस से जुड़े हुए, जो कि थोड़ा सा भी 1-8% भी वोट अपने दम पे ला सके। तो ये तो बहुत राजद के हिसाब, मेरे ख्याल से राजद भी इसमें एक सोची समझी नीति के तहत अपना वर्चस्व महागठबंधन के अंदर बनाए रखने के लिए कांग्रेस को और नीचे दबा दी। प्रभात जी, बहुत अच्छा ऑप्शन था कांग्रेस के पास कि इस बार अलग से चुनाव लड़ती। राहुल गांधी इतना सारा खुलासा करते रहते हैं, आगे कन्हैया को करना था। कन्हैया कुमार अच्छे नेता हैं, अपने कई लास्ट में जो उनको लेकर के आए, राजस्थान से जो लेकर के आए, तो अशोक गहलोत को लेकर के आए जी। अल्लाह वरू आउट हो गए, अशोक गहलोत आए हैं, अब वही चमत्कार करेंगे। लेकिन इससे अच्छा होता कि अलग रह के चुनाव लड़ते, अपने जो पुराने उनके कार्यकर्ता थे उनको जगाते, उनको साथ में जोड़ते, तो शायद अगली बार बेहतर कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस को शायद ऐसा लगा नहीं होगा कि वो अपने बल पर 2-4 सीटें भी निकाल पाएगी। ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन आप ग्राउंड पर जो है इस समय बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस के लिए हो, माहौल तो सब लोग आप लोग बता ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस जो है पुरानी जो सीटें जीती हुई है वो सब भी बरकरार रख पाएगी या कुछ ज्यादा कुछ करने वाली है? जी हरिशंकर जी, अभी का जो मतलब इनका रवैया है कांग्रेस पार्टी का, वो देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इस इलेक्शन को सीरियसली भी ले रहे हैं। वो सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रहे हैं क्योंकि महागठबंधन के वो हिस्सा हैं, तो उनको कभी कभार, जैसा कि आशीष जी, विशाल जी और उज्जवल सभी लोग बोले कि राहुल गांधी खुद गायब है, मतलब कैंपेनिंग में वो दिखते नहीं है, उनका वैसा कुछ स्ट्रेटजी भी नहीं दिखता है। जैसे आपने कहा कन्हैया कुमार अच्छे नेता हैं, उनका अपना मास अपील है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो उनको निश्चित तौर पे आगे करना चाहिए था। लेकिन
यहाँ पे मतलब बाहर से जो इम्पोर्टेड नेता है, जिनको वहाँ का ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, और जैसे मैंने ये चीज काफी करीब से देखा कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो काफी लंबे टाइम से काम करते हैं कांग्रेस के लिए ग्राउंड लेवल पे जाके, तो उनको भी टिकट देते समय इग्नोर किया गया। उनके बदले ऐसे ऐसे मतलब लोगों को टिकट दिया गया जो जिनको क्षेत्र में जनता जानती नहीं है, लेकिन हाँ, जो टिकट चोरी का जो आरोप लग रहा है कांग्रेस के ऊपर टिकट बेचने का, वैसा भी मतलब बहुत सारे लोग आरोप, मतलब बहुत सारे लोग जो कांग्रेस से काफी समय से जुड़े हुए हैं और काफी काम किया उन्होंने ग्राउंड पे, उन्होंने भी ऐसा किया। बल्कि कई दिन तो ये अखबारों में भी आ रहा था काफी बड़े तौर पे। तो निश्चित तौर पे स्ट्रेटजी का अभाव है इनके पास। और जहां तक जैसे कि आशीष जी ने कहा कि आरजेडी भी चाहती है कि वो बहुत ज्यादा आगे नहीं आ पाए, ताकि जो गठबंधन में उनका वर्चस्व है वो बना रहे, और जो भी सीट आएगी उसके बेसिस पे वो कुछ मतलब मिनिस्ट्रीज दे देंगे, अगर उनकी सरकार बनती है तो। हालांकि वैसा भी अभी 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तो कांग्रेस, जैसा कि विशाल जी कह रहे थे कि वो एक मतलब अपने लिए एक्सक्यूजेस निकाल रही है इस तरह से। जैसे हरियाणा में बोले तो झारखंड में भी बोलना चाहिए था। अगर महाराष्ट्र की आप बात करते हैं तो आपको कर्नाटका की भी बात करनी चाहिए कि भाई कर्नाटका में भी वोट चोरी। अगर बीजेपी के पास वो सिस्टम है तो वो एक दो जगह ही क्यों अप्लाई करेगा, वो तो कर्नाटका में भी कर सकता है। जी, लोकसभा में भी फिर किसी के समर्थन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लोकसभा में भी करके वो मेजोरिटी लाते हैं। उनको नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की जरूरत नहीं थी। तो वही चीज है, ये आरोप, कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हो सकती हैं। वो हमारा लोकतंत्र इतना बड़ा है जो बहुत सारे चीजों को इम्प्लीमेंट करना भी इतना आसान नहीं है, उसमें टाइम लगता है। तो उसके बेसिस पे निर्वाचन आयोग पे ये आरोप लगाना कि नहीं ऐसा मतलब ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता की तरफ से ऐसा बयान आना, तो वही कन्हैया कुमार का जैसा आप बात कर रहे थे, उनको इलेक्शन में भी नहीं लड़ाया गया, लास्ट टाइम भी उनको बिहार से नहीं लड़ाया गया, क्योंकि जहां तक हमको लगता है आरजेडी को कन्हैया कुमार से दिक्कत है। वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या कांग्रेस का कोई नेतापन पे, जिससे कि आगे चल के महागठबंधन में भी उनके लिए मतलब प्रतिद्वंदी कोई उभर के आए सामने, और वो हमेशा रूल करते रहे, अपने हिसाब से चलाते रहे। तो मेरे हिसाब से यही लगता है कि स्ट्रेटेजी का काफी अभाव है, और ये बिहार में पहले से ही पिछलग्गू बन के, आरजेडी के पिछलग्गू बन के ही चल रहे हैं, और वैसे ही अपने को ट्रीट भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो जब मन किया तब प्रचार के लिए चले गए, ठीक है इलेक्शन से एक दिन पहले हरियाणा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिए, ताकि जो भी वोट आ सकता है हमारे पास गलती से वो थोड़ा ऐड हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके कारण कुछ ज्यादा असर पड़ने वाला है उनके चुनाव परिणाम पे। जी विशाल जी, राहुल गांधी जो है पिछले बार भी दावा, आपको याद हो, पिछले बार भी इन्होंने दावा किया था, यही हाइड्रोजन बम का एक छोटा मॉड्यूल जो है पिछले बार भी उन्होंने फोड़ा था, लेकिन उसका असर हुआ नहीं। धमाके की आवाज जो है उनके दफ्तर तक रह गई। अच्छा, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो जो डेमो दिखा रहे थे वो बिहार में जाके नहीं दिखाया उन्होंने, वो दिल्ली में थे, और दिल्ली से ज्ञान जो है बिहार में देने की कोशिश हो रही थी, पॉलिटिकल ज्ञान। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये करना ही था, और अगर उनको लगता है कि ये सही है, तो बिहार जाके करते ना, पटना में करते, चाहे बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में करते, गाजे बाजे के साथ, जैसा बीजेपी मोदी साहब करते हैं कि बड़े मैदान में किसी भी तरह का इवेंट जो होता है बहुत बड़े लेवल का आयोजन करते हैं। तो बिहार में कम से कम 2-4 डिस्ट्रिक्ट में कर देते आयोजन की भाई इसमें गड़बड़ी हो रही, अगर सच्चाई उनको लगता है। देखिए, दरअसल जो दिल्ली में आपने करने की बात की, देखिए उससे तो देखिए कांग्रेस का जो पूरा एक जो कांग्रेस पिछले कुछ समय से प्रयास है, मतलब 2021-22 के बाद आप जो देखते हैं, ये पहले ईवीएम, वोट चोरी, ये जो सारे मुद्दे जो हैं, तो एक नेशनल नैरेटिव जो है ना, वो बनाने का, गढ़ने का प्रयास कर रही है। उसके पीछे दरअसल वो खुद जानती है कि वो उसका एक्सक्यूज है ना। क्योंकि आप राजनीति को, खासकर राहुल गांधी के बारे में बोले तो जो पार्ट टाइम वो नहीं है मामला है कि आप जो है जब
इच्छा हुई आए गए। आपको जैसे अगर हम बिहार की ही बात करें तो कांग्रेस अगर ईमानदारी से जो लोग भी जो कांग्रेस के अंदर हैं वो अगर ईमानदारी से भी देखें तो कहीं से कोई कांग्रेस प्रयास करते हुए नहीं दिख रही है। उसका ये ठीक है, हम बैठे हुए हैं, जो आ गया वो ठीक है, उसको लगता है कि जो मेहनत करनी है वो आरजेडी करे, उसके हिस्से कुछ सीटें आ गई, अगर 15 भी आ गए 20 भी आ गए बहुत है। तो जहां तक जो मैंने कहा ना कि ये बेसिकली राहुल गांधी का मेन जो है या कांग्रेस जो पिछले कुछ समय से प्रयास कर रही है वो सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही है। और राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के जो का स्क्रिप्ट जो लोग लिखते हैं उनका जो उनकी जो विचारधारा रही है, उनको लगता है कि शायद वो ऐसे ही जो है वो किला फतह कर लेंगे और इसी में जो है वो लगे हुए हैं कि भाई जो एक सिर्फ धारणा, जब तक आप जमीन पर काम नहीं कीजिएगा ईमानदारी से, जैसे कभी कन्हैया कुमार की ही बात हुई तो कांग्रेस का इच्छुक ही नहीं दिख रही। अगर इच्छुक दिखती तो एक नेता जो कि आपका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पॉपुलर है, आप उसको आगे बढ़ाते, आप उसको फाइट करते, आप उसके लिए जो है वहां पे लीडरशिप उसमें आप इन्वेस्ट करते। लेकिन आपको तो करना नहीं है, आप सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग में आप लगे हुए हैं, दिल्ली में बैठना है, हर कुछ समय बाद एक चीज को पकड़ के आप उसको बस। जी उज्जवल, आप बहुत सारी चीजों की जानकारी लेकर के वहां बैठे, हालांकि आप हर दिन कुछ ना कुछ भेजते ही हैं और बहुत सारी चीजें भेजते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो महागठबंधन है, जो मैं देख पा रहा हूं, वहां से मैं होके भी आया, महागठबंधन ने वो प्लानिंग के साथ मैदान में वो तैयारी नहीं की और वो मतलब जिस तरीके से चुनाव में पिछली बार दिखे थे 2020 का मुझे याद है, मैं कई बार गया था वहां पर चुनाव के दौरान, तो 2020 वाली तैयारी ये लोग कर क्यों नहीं पाए? कोऑर्डिनेशन भी आपस में नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के नेताओं को मालूम नहीं है कि उनके उनके साथ में आरजेडी का कौन-सा नेता है जो प्रचार करने जाएगा। बहुत सारी कमियाँ हैं वहाँ। जी, सीटों को लेकर तो शुरुआत में हम देख ही रहे थे, दोनों ही एनडीए भी उससे छूता नहीं था, उसकी भी रोज हेडलाइंस बन रही थी, महागठबंधन की भी डेली हेडलाइंस बनी रही थी। एनडीए ने समय रहते सुलझा लिया, महागठबंधन का काफी देर तक चलता रहा और देर तक ऐसा चला कि अभी 24 घंटे ही बीते होंगे, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी की तरफ से हुई, संतोष सहनी का नाम वापस ले लिया, तो यानी एंड मोमेंट तक जिस दिन वोटिंग होने जा रही है उस दिन तक अभी महागठबंधन में सीटों को लेकर के रार चल ही रही है। खैर, ये उनकी अपनी समझ है, अपना वो है। एक छोटा सा आप ऐसे समझिए, जैसे एनडीए और महागठबंधन में अंतर कितना है इस बार बिहार के चुनाव में लड़ने को लेकर के। मैं जैसे आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूं, बहुत माइनर चीजें जो मैंने देखी जब मैं बिहार चुनाव के दौरान कई गांवों में, मतलब थोड़ा सा टाउन एरिया अलग होता है, हर कोई जानता है कि टाउन एरिया जो होती है वो थोड़ा सा बीजेपी के फेवर में रहती है। ये पूरे लब्बो लुआ हिंदी बेल्ट का ये जो समीकरण है वो है। थोड़ा सा रूरल एरिया में जाकर के पता लगता है कि लोग असल में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग तक क्या पहुंचा, उनके पास तक बातें क्या पहुंची। मैंने ऐसे कई गांव थे जहां पे मैं गया और मुझे देखकर हैरानी थी कि कहीं मैं दिखता था किसी गांव में, पता लगा कि आज हरियाणा के मंत्री साहब ये आ रहे हैं, कल पता लगा अरे इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, फिर पता लगा अरे वहां उत्तर प्रदेश के कोई मंत्री आ रहे हैं। ऐसा मुझे महागठबंधन की तरफ से एक भी जगह नहीं मिला कि गांव में कोई उनका बड़ा चेहरा जा रहा है। एनडीए की तरफ से बीजेपी हो, मतलब एक एक मंत्री की जिम्मेदारी छोटे छोटे 10-10, 20-20 हजार जनसंख्या वाले गांव में लगा दी गई। फिर आप कहते हैं कि तैयारी क्या थी, वोट नहीं मिला। आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट देखिए ना, सारा खेल टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट का होता है। कोई भी काम आप कोई भी इवेंट करने जाए, घर में एक छोटा सा फंक्शन भी करते हैं तो उसमें भी टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट, अगर ये दोनों आपने संभाल लिए तो आपका वो इवेंट सक्सेसफुल हो गया। बीजेपी ने इसमें महारत हासिल कर ली है, इस बात को मैं बिल्कुल भी मतलब लाग लपेट के साथ नहीं कहना चाह रहा हूं, आप इस बात को समझिए। हिमंता विश्व शर्मा की कल रैली थी ओसामा के खिलाफ, जो एक कैंडिडेट लड़ रहा है। अब आप सोच करके देखिए, असम के मुख्यमंत्री को बुला करके बीजेपी एनडीए में जो जेडीयू का कैंडिडेट वहां से विकास सिंह लड़ रहे हैं, उनके लिए हिमंता विश्व शर्मा को असम से बुलाया, रैली कराई। हिमंता विश्व शर्मा बिल्कुल मुफीद कैंडिडेट थे, क्योंकि एक तरफ ओसामा लड़ रहा है, शाहबुद्दीन का बेटा, और दूसरी तरफ वहां पोलराइजेशन हो सकता था हिमंता विश्व शर्मा को बुला के।
तो ये मैं एक नॉर्मल सी बात ये कह रहा हूं कि उन्होंने उज्जवल हिमांता ने शब्द भी वैसे ही कहे हैं। उनकी तुलना सीधे ओसामा बिन लादेन से करके और कहाँ फेंका समंदर तक की बात कर दी है उन्होंने। पोलराइजेशन, इसीलिए तो उनको बुलाया गया वहां पे, पोलराइज करवाया जाए, कैसे पोलराइजेशन हो। तो मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी यही बात बता रहा था कि आप काम देखिए, अब एनडीए में सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं लगे हुए थे। अब आप समझिए एनडीए में क्या दिक्कत नहीं होगी, क्या जेडीयू को चिराग पासवान से दिक्कत नहीं है? जीतन राम मांझी तो खुल करके 4 दिन पहले तक कविता राम लिख रहे थे, कृष्ण की चेतावनी कविता दे दो हमको 15 ग्राम देने वाले कहां 15 ग्राम मिले? जितने मिले उतने संतुष्ट है और आराम से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई लाग लपेट नहीं। दिक्कत हर किसी को हर किसी से होती है, समय रहते कैसे आपने सुलझा लिया, ये आपकी कलाबाजी है। और इस कलाबाजी में एनडीए महारत हासिल है। अब उसमें आप ये कह सकते हो कि उनका, अब इसी को कह देते हैं उनका गुड लक चल रहा है, उनकी लहर है, उनके फेवर में सारी चीजें जा रही हैं। दरअसल फेवर में जाती कुछ नहीं है, ये आपकी पहले की मेहनत होती है जो आपने लगा रखी होती है। यही काम महागठबंधन में करना था। नो डाउट तेजस्वी बहुत कर रहे हैं, तेजस्वी ने बहुत मेच्योरली इस चुनाव पूरे चुनावी प्रक्रिया, अब तक कल तो पहला मतदान हो जाएगा, लेकिन प्रचार की बात कहूं तो नो डाउट तेजस्वी ने बहुत मेच्योरली चुनाव में अपनी बातें रखी, लोगों को तक लोकप्रिय भी हुए। तेजस्वी ने जो रोजगार और युवाओं को लेकर के कैच किया, वो नो डाउट उसका इंपैक्ट ग्राउंड पर है। लेकिन बात फिर वही आती है कि जहां तेजस्वी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आरजेडी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। अगर उसे साथ मिला है तो कम से कम कांग्रेस को भी 15 सीटें ला करके दिखानी होंगी। अब कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है, कांग्रेस को सीटों की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस इस बार बिहार में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और बहुत ये जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं। कई ऐसी सीटें हैं कांग्रेस को लड़ना चाहिए था, वो मिली नहीं। कई तो कांग्रेस मिल गई और वहां पर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी मतलब 19 से भी नीचे मैं कह दूं, क्योंकि मैं तो देख ही रहा हूं जमीन पर आपको सारी चीजें। और वो भी छोड़िए, अभी तक के जितने सर्वे आए उसमें भी आपने देखा होगा, और मैं दूसरों का सर्वे क्या कहूं, मैं जब खुद लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं खुद ये इतनी जानकारी रख रहा हूं कि लोगों को कौन सा मुद्दा इंपैक्ट कर रहा है। लोग राहुल गांधी के लिए सबसे मुफीद होता है, राहुल गांधी रोजगार, पलायन, जितनी बार कम वक्त में बिहार में आए लेकिन इसी मुद्दे को पिंच करते, बार बार बोलते, मन से बार बार कहते हैं। वो किया नहीं। आप बीच चुनाव में व्यक्तिगत अवकाश पर चले जाते हो। भैया बीच चुनाव का कौन सा व्यक्तिगत अवकाश होता है? अगर एक राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव ही तो सबसे बड़ा इवेंट है, और उस चुनाव के दौरान आप अब पर्सनल लीव पर चले जाते हो, तो ये समझ नहीं आता है। दफ्तर में हम सब काम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि बड़े इवेंट को कवर किया जाए। हम क्या नहीं, आज मेरा वीक ऑफ है और मैं लेकर रहूंगा, फिर तो हो गया, फिर तो मैंने सीख लिया, समझ लिया, अपने करियर की ग्रोथ कर ली। ये काम अभी समझ नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी, और उसके केंद्रीय नेतृत्व को ये चीज समझनी पड़ेगी कि कैसे चुनाव में फाइट। अब अभी देखना, बिहार का चुनाव हो जाने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जनता तक असर डालने के लिए ये मुफीद होती कि राहुल गांधी एक अपना पूरा डेटा कलेक्ट करते, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते, उसका दरवाजा खटखटाते, सुप्रीम कोर्ट को पूरे अपना डेटा, फैक्ट जो भी उनके पास था सब कुछ देते, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जो सुनवाई उस पर करता, जो आगे होता, उसका जो इंपैक्ट होता वो जनता पर पड़ता। एक छोटा सा और उदाहरण दूंगा, जैसे राहुल गांधी की जब सदस्यता रद्द की गई थी, आपने देखा था कैसे माहौल बना था, राहुल गांधी के फेवर में ही वो माहौल बना था। फिर जब उनकी बहाल हुई, वो जमानत पर आए और उसके बाद सदस्यता बहाल हुई, कोर्ट नहीं की थी ना, कोर्ट के उससे ही हुई। उसका मैसेज लोगों में क्या गया कि देखो संवैधानिक लड़ाई लड़कर राहुल गांधी आए हैं, और उसका इंपैक्ट जनता में बहुत अलग पड़ता है, वोटर में पड़ता है, कार्यकर्ताओं में पड़ता है, और आम पब्लिक में पड़ता है। यही काम राहुल गांधी को इस मुद्दे को लेकर के भी करना था। आपकी पद यात्रा निकालने से, जनता के बीच पहुंचने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से, सनसनी के लिए तो ठीक है, लेकिन ये इंपैक्टिंग मुद्दा नहीं बनेगा। इंपैक्टिंग तब बनेगा जब आप कोर्ट जाते, कोर्ट आपकी बात रखता, कोर्ट सवाल पूछता, कोर्ट कहता, कोर्ट आदेश देता, तब इंपैक्टिंग बनता। अब ये तो मतलब वही बात हो गई कि आपने पहले से मेरे ऊपर सवाल ना उठे, मेरे कार्यकर्ता हताश ना हो, निराश ना हो, मेरे कार्यकर्ता मुझसे ही सवाल ना पूछने लगे, इसलिए मैं पहले ही कहने लगा कि नहीं भैया, वहां दूसरी तरफ तो बहुत मजबूत लोग हैं और वो सारी चीजें हर पे ले रहे हैं और सारा वो कर ले, इसलिए मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। ये तो फिर फ्रेंडली फाइट वाली हो गई, और फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है, वही मैं आपको बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये
मतलब मैं क्या कहूं, नतीजे उनके फेवर में नहीं आ रहे होंगे तभी ये कर रहे हैं, और वो 14 तारीख को पता ही लगेगा कि क्या होता है, क्या स्थिति रहती है। विशाल जी, बीजेपी जो है बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, शहरी प्रमुख, पन्ना तक बीजेपी पहुंचती है। मैंने देखा है चुनाव में, जब हम वोट डालने जाते थे तो उनके पन्ना प्रमुख साथ में दिखते थे कि आप इस पोलिंग बूथ में हैं, आप यहाँ पर चले जाइए, ठीक है। जो लोग घर पर हैं, तो दिल्ली में भी देखा है, बिहार में भी वही होने वाला है। जो आप घर पे हैं, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है और वो नहीं पैदल चल चल पा रहे हैं, बूथ तक पहुंच रहे हैं, तो बीजेपी के लोग उनको किसी को बाइक पे बिठा के, किसी को गाड़ी में बिठा के, किसी को ई-रिक्शा में बिठा के ले आते हैं कि आप चलिए वोट डालिए। तो बीजेपी टेक्नोलॉजी में और लोगों के लिए यहाँ तक पहुँच रही है। कोई आदमी अगर बीजेपी वालों के बाइक पे बैठ के जाएगी, तो वो कांग्रेस को वोट थोड़ी करेगी। तो बीजेपी यहाँ तक पहुँच रही है, और ये लोग वैसे ही छोड़ने के भरोसे बैठे हैं कि सर ही कुछ करेंगे। कई बार होता है, एक कहावत नहीं है, जो हम जिसके भरोसे बैठे थे वो तो किसी और के भरोसे बैठा था। तो सर के भरोसे अगर कांग्रेस बैठी है, तो सर पर क्या भरोसा, सर कितना कामयाब हो पाएंगे? वो तो इनका हथियार ही खत्म हो गया है। हालांकि हाइड्रोजन बम अब कितना कामयाब रहेगा, ये तो चुनाव के बाद सबको पता चल ही जाएगा। देखिए, दिक्कत जैसा है कि कांग्रेस में एक सेवा दल नाम की चीज हुआ करती थी, मतलब अभी भी है, लेकिन अब वो मतलब सिर्फ प्रतीकात्मक ही रह गया है। तो कैडर जो था वो कांग्रेस का वो कहीं भी देश में उस प्रकार से मजबूत नहीं रह गया। अगर भाजपा से तुलना करे तो मतलब बहुत बड़ा फर्क है। बीजेपी के पीछे जो संघ का पूरा बैकबोन एक प्रकार से संघ खड़ा है, और स्वयंसेवक से लेके और इवन जो भाजपा में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो एक नहीं, आपने जो आप लगातार इस बात को इंगित पूरा करते हैं कि वो फुल टाइम और उनको समाज और राजनीति के साथ जुड़े रहते हैं। कांग्रेस का क्या है कि वो खासकर बिहार, यूपी में और कुछ जगहों पर तो सरकारें हैं, तो ठीक है, अपना एक कैडर बना हुआ है, लेकिन जब 90 के बाद से जब सरकारें जहां चली गई, वो चाहे बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, खासकर बिहार यूपी दोनों जगहों पर कांग्रेस, खासकर बिहार की हम बात करें तो मतलब कभी भी कांग्रेस ने 97 में जब उसने राबड़ी देवी सरकार को बचाया, जब यहाँ पर था कि उनको बर्खास्त किया गया और राष्ट्रपति शासन की बात थी नरसंहार के बाद, तो कांग्रेस ने जिस दिन सपोर्ट किया था, तो कांग्रेस ने उसी दिन अपनी जो है कहानी खुद लिख दी। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि हाँ समय के साथ शायद वो बाहर निकल पाए, और कांग्रेस ने कभी वो चीजें दिखाई ही नहीं कि हमें बाहर आना है। आप लगातार राजद की बी टीम के तौर पे यहाँ पे वो काम करती है, और टोटली उसका एक कैडर, उसका जो पूरा कॉकटेल है कि आरजेडी का कैडर, और थोड़ा सा जो उसका मेन टारगेट रहता है सवर्ण, जो उसके कोर वोटर एक टाइम पर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ जगहों पर वो टिकट दे के शायद जो अगली जातियां बिहार में लालटेन पे या आरजेडी पे नहीं जाए, तो पूरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि भाई कांग्रेस के टिकट पे शायद संभवतः पिछली बार कुछ लोग जीते भी थे, मुझे लगता है कि 7-8 लोग जीते थे अगली जातियों से, तो कांग्रेस इसी से संतुष्ट रहती है, क्योंकि वो मान के चलती है कि सेंटर में उसको आरजेडी सपोर्ट करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कहीं बहुत गंभीर है, भले वो दिखने का प्रयास करती है, लेकिन वो गंभीर नहीं है। अगर गंभीर रहती तो सबसे बड़ा उदाहरण कन्हैया कुमार का है, अगर वो चाहती तो यहाँ पे उसको आगे करती। दूसरा उदाहरण आपने देखा होगा, जब अंतिम समय में जब मिलाप हुआ तो कोई स्थानीय नेता वहां पर नहीं था, सो गहलोत थे, अल्लाह बरू थे, कांग्रेस का स्थानीय नेता वहां पे मीटिंग में कोई था ही नहीं। ये मतलब कुछ कहने की नहीं है, वो सारी चीजें आपके सामने है। जी, आशीष जी, चलते चलते संक्षेप में रखिएगा कि मतलब अगर महागठबंधन के प्रचार को बहुत सारी चीजें डिले हुई हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे तेजस्वी हो, चुनाव प्रचार अच्छा किया, बाकी चीजें हैं, लेकिन प्रचार में कुछ देरी हुई ना, उसको लेकर के 10 में से कितना मार्क्स देते हैं महागठबंधन की तैयारी और कोऑर्डिनेशन को लेकर? देखिए, 10 में से अगर मार्क की बात करें तो मैं 4 से ज्यादा भी दूंगा। बहुत ही खराब चुनाव प्रबंधन है।
बस मैं एक चूंकि आज का हमारा जो मुद्दा था, जो आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, हरियाणा जो चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे से डेटा पेश किया है आपको। नंबर ऑफ अपील अगेंस्ट द EROs filed with DMs nil. Number of second appeal filed against the orders of the DMs nil. इन टोटल 86,790 पोलिंग एजेंट थे और नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस गिवन बाय कैंडिडेट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ पोल nil. तो जब जो आपका प्रॉपर फोरम बनाया गया है वहां पे तो आपके पास कोई भी अपील नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो एक्चुअली फैक्ट पे बात होती। और लेकिन ये सिर्फ एक हवा मतलब लोगों को बरगलाने के लिए ही फाइनली किया जा रहा है। अगर इनके दावों में कुछ भी सच्चाई होती तो ये अपील में जो प्रोसीजर है उसके द्वारा ही जाते। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी तो यही कहा जाएगा कि भाई आपने जो चुनाव प्रक्रिया के लिए जो रूल्स थे उस अनुसार अपना अपील फाइल किया, वैसा कोई अपील नहीं है। बहुत ही, और तैयारी की बात करें तो 4 से ज्यादा मैं नंबर नहीं दूंगा। जी प्रभात जी, मतलब इससे पहले भी कांग्रेस जो है वो कहती थी कि ईवीएम हैक कर सकते हैं। वो कई सारे एक्सपर्ट आ गए थे, अचानक एक्सपर्ट की बाढ़ सी आ गई थी। वो वीडियो बनाते थे कि हम ऐसे हैक कर सकते हैं ऐसे। जब चुनाव आयोग ने बुलाया कि आप करिए, हैक करके बताइए, तो कोई पार्टी के नुमाइंदा पहुंचे नहीं। तो बस हवा में तीर, निशाने पर जो है वो चुनाव आयोग, देश का लोकतंत्र। तो ऐसे काम चलेगा क्या? देश की सबसे पुरानी पार्टी जो है वो अगर ऐसा करेगी चुनाव जीतने और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, तो इसका भविष्य क्या है फिर? संक्षेप में इसका जी, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं, जब वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव का दौर था उस समय विपक्ष एक रचनात्मक भूमिका निभाती थी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, वो हर फोरम पे जाके, खासकर वो जब विदेशों में जाते हैं तो वो इंडिया के जो जितने भी सरकारी तंत्र हैं इसका विरोध करते हैं। ठीक वैसे ही वो इंडिया में भी इलेक्शन कमीशन के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल हास्यास्पद हो जाता है जब जहां पे वो जीतते हैं वहां पे वो एक भी फिंगर रेज नहीं करेंगे, लेकिन जहां वो हारेंगे वहां पे वो कई तरह के सवाल उठाएंगे और बिना किसी एविडेंस के। जैसे जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप एफिडेविट करके और आप इस पे कंप्लेन करिए, तो अब तक वो पीछे हट गए। वैसे ही अब वो दिखा रहे हैं, कोई ब्राजीलियन मॉडल का फोटो दिखा रहे हैं कि इसका फोटो 22 जगह यूज हुआ है या जो भी नंबर है। तो वो तो तकनीकी त्रुटि है। जब नाम मिलाया जाता है, हर बूथ पे लोग हैं, वो बूथ के एजेंट भी हैं और बाकी सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं, तो वो हर तरह से कोशिश रहती है उनकी कि कोई भी एक भी वोट बोकस नहीं पड़े, एक भी वोट गलत नहीं पड़े। तो उसके बावजूद भी अगर इनको ऐसा लग रहा है तो वो फिर जैसा कि आशीष जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं। उसी सुप्रीम कोर्ट से बरी होके वो कर्नाटका, उसका उनको मिला था फायदा, वो कर्नाटका में जीते थे। तो उसी तरह का कुछ ऐसा करे जो एक ऐसे मंच पे करे, एक ऐसे जगह पे करे जहां पे लोगों में भी विश्वसनीयता बढ़े। यहाँ पे जो भी समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि मतलब ये बस एक लास्ट मिनट एफर्ट है उनका, कुछ भी वोट जो एडिशनल ऐड किया जा सके। जो कुछ लोग हैं जो बीजेपी के लिए न्यूट्रल है, हो सकता है मतलब ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से या इस तरह के स्टेटमेंट से वो इनके पक्ष में वोट कर दे कल। तो बस मेरे हिसाब से वही कोशिश है इनकी। और बाकी ये जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी मशीनरी है, उसका तो शुरू से विरोध कर रहे हैं, जबकि ये लोग ज्यादा टाइम सरकार चलाए हैं और किस तरह से इन्होंने दुरुपयोग किया है सभी लोगों को पता है। जी विशाल जी, चलते चलते मतलब आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है ये तीर जो हवा में चला रही है, ये इसका कोई निशाने पर कोई है नहीं? ऐसा क्या लग रहा है कि तीर चला के और चल देना है, फिर आरोप लगाया और फिर चल पड़े? क्योंकि सीरियस अगर होती तो अदालत जाती। निश्चित देखिए, कांग्रेस जो है बहुत ईमानदारी से अगर देखा जाए तो इसका पूरा है कि हम एक नैरेटिव बिल्डिंग, एक धारणा की लड़ाई जो है उसे लड़ना चाहते हैं। क्योंकि अब उस धारणा की लड़ाई का एक फायदा ये है कि पूरा अटेंशन जो है आपका उस ओर जाएगा
कांग्रेस क्यों हार रही है इस पे कहीं कोई बहस नहीं होगी और बहुत एक एक्सक्यूज उसको मिल जाएगा। लेकिन इस पूरी धारणा की कथित लड़ाई में कांग्रेस, जो कि भाई सबसे पुरानी पार्टी रही है देश की, वो जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है, वो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा और गरिमा को इस बहाने जो है वो बड़ी उसमें उसे नुकसान पहुंचा रही है। जी उज्जवल, चलते चलते आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर हैं तो आपसे बाहरी सवाल नहीं, कल के चुनाव के लिए और कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि चर्चा हमारी कांग्रेस पर ही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनसे भी आपकी बहुत कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है, तो उनमें जोश हाई है या फिर वो भी राहुल गांधी की ओर ही देख रहे हैं कि सर ही कुछ करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, जोश और उत्साह की बहुत कमी है, क्योंकि जब आपके बड़े नेता का हाथ आपके ऊपर होता है ना, मतलब उसका जोश उत्साह कौन भरता है? आपका जब बड़ा नेता आकर के क्षेत्र में आपके लिए करता है। अब आप जैसे कैंडिडेट को क्यों छोटे छोटे गांवों में जो लीड कर रहा होता है वो कैंडिडेट को क्यों ले जाता है, क्यों बड़े नेताओं को ले जाता है? कि उसकी गाँव में इमेज बनेगी बनेगी कि भाई ये लीड कर रहा है, और देखो इसके कहने पे एक कैंडिडेट चला आया या बड़ा नेता चला आया और गाँव के लोगों को, 1000 लोगों को संबोधित कर दिया, तो उसका अपना दबदबा जो बढ़ जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यही चाहते थे कि कैंडिडेट है प्लस कोई बड़ा चेहरा उसके लिए लड़े तो उसको बड़ा दावेदारी लगेगी। एक चीज ये तो हो गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर के। बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। आप अभी पूछ रहे थे आशीष जी से कि नंबर को लेकर के कि महागठबंधन और एनडीए में किसे कितने नंबर देंगे। मैं नंबर तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि नंबर देना ठीक भी नहीं है और भविष्यवक्ता भी नहीं हूं, भविष्यवाणी भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा आपको समझा देता हूं, आप नंबर और दर्शक नंबर खुद ही समझ लेंगे। अभी आपको याद होगा 31 तारीख और 1 तारीख बिहार और बिहार के आसपास जितने भी पटना और उसके आसपास के जिलों के लिए मुफीद नहीं थे, क्योंकि नेता सब घर बैठ गए थे। बारिश का मौसम है, मोथा तूफान की वजह से खूब बारिश हुई और नेताओं को बड़ी दिक्कत हुई। अब आप देखो बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम रद्द हुए, तेजस्वी, इवन बीजेपी के कई नेताओं के कार्यक्रम, जेपी नड्डा को एक कार्यक्रम करना था, कई बड़े नेताओं का कार्यक्रम करना, तो सब रद्द हो गए। अब आप समझिए नीतीश कुमार, हेलीकॉप्टर से उनकी कई सभाएं लगी हुई थी। 31 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, मैं उस वक्त था समस्तीपुर या आसपास उनकी कई जनसभा होनी थी। नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर वहां उतरना था, हेलीकॉप्टर पटना से नहीं उड़ पाया। नीतीश कुमार गाड़ी लेकर के निकल गए और समस्तीपुर और उसके आसपास की 3 जिलों की 11 विधानसभा सीटें कवर की नीतीश कुमार ने। गाड़ी में बैठकर, भयंकर बारिश हो रही थी, नीतीश कुमार उतरे और लोगों को संबोधित किया, बैठे, आगे गए, फिर संबोधित किया, और दोनों दिन नीतीश कुमार ने ऐसा किया। अब आप समझिए महागठबंधन आरोप किसको लगाता है बीमार होने का? नीतीश कुमार के ऊपर। विकल्प के तौर पर कौन खड़ा है? तेजस्वी यादव। सीएम है कौन इस वक्त? नीतीश कुमार। सीएम की दावेदारी में इस वक्त कौन लगा है? तेजस्वी यादव। बीमार बता करके भी नीतीश कुमार इतना समय जनता को दे रहे हैं इस बारिश के बीच, और तेजस्वी यादव उन 2 दिनों में अपने दौरे कैंसिल करके अपना क्वालिटी टाइम पटना में बिता रहे थे अपने आवास पर। अब इससे तो सब कुछ साफ हो जा रहा है कि पहले चरण के मेहनत और तैयारी किसकी कितनी ज्यादा थी। नीतीश कुमार की एज तो आपको पता ही है और तेजस्वी यादव की एज भी बहुत अंतर है। दोनों तेजस्वी युवाओं को लीड कर रहे हैं। अब आप समझिए नीतीश कुमार इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री है, वो मेहनत कर रहा है, बारिश में भी नहीं रुक रहा है, गाड़ी लेकर के पहुंच जा रहा है सीटों को कवर करने और लोगों से मिलने के लिए। और तेजस्वी यादव, जिनके पास युवा थे, जिनके पास संसाधन ज्यादा थे, जिनके पास एक्टिवनेस ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, वो तेजस्वी यादव बारिश की वजह से अपना क्वालिटी टाइम पटना में बिता रहे थे, रैली कैंसिल करके फोन से सभा को संबोधित कर रहे थे। अब इसके आगे तो फिर कहने की कुछ जरूरत है ही नहीं। नंबर देना तो मुफीद, मुझे लगता ही नहीं कि नंबर देना होगा। तो ये मेहनत, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये यही पे होता है। फिर तैयारी ही दिखती है, एंड रिजल्ट क्या कहता है, और रिजल्ट में ये सारी चीजें, मेहनत और संघर्ष, ये सब दिखता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन में आरजेडी हो, कांग्रेस हो, देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कैसे होगा और सामने आपके कौन खड़ा है और कैसे मैनेज कर रहा है। उससे 21 तैयारी लेकर के जानी पड़ेगी आपको, 19 में तो काम चलेगा ही नहीं। जी, उज्जवल, दर्शकों के लिए इशारा ही काफी है, दर्शक भी समझते हैं और उनको भी, वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं ग्राउंड के चीजों को कि इस बार क्या हो रहा है, और हम उन्हीं से बात करके बहुत सारी चीजें जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आशीष, नीरज जी, प्रभात सिन्हा जी, विशाल जी और उज्जवल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चुनावी चर्चा में हम कल चूंकि मतदान है तो हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ेंगे और लगातार हम चर्चा करेंगे कल
और कल बहुत बिहार चुनाव में लोकतंत्र के महापर्व में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और भारत एक्सप्रेस की ओर से आप सभी से गुजारिश है कि अपना मतदान ज़रूर करें। क्योंकि मतदान जो है ये आपका राइट है और यही देश, राज्य और समाज का भविष्य तय करता है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में ज़रूर भाग लें। अगर आप आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आपका मतदान पहचान पत्र बन चुका है, तो आप पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। ये आम तौर पे इसकी पेशकश की जाती है और सभी लोगों से अपील की जाती है। तो भारत एक्सप्रेस डिजिटल की टीम की ओर से हम आप सभी से अपील कर रहे हैं कि अपना मत ज़रूर डालिए। अगर आप बिहार में हैं, तो मतदान करना मत भूलिएगा क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल चुनावी चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।